नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और सीधे पहुंच रहे हैं लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। एक ऐसा दौर जब देश का राजनीतिक नक्शा आप देखें तो आज से बहुत अलग था। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी है। ये उस समय के 16 बड़े राज्यों यानी महाजनपदों का जिक्र करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर उस प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक ऐसा भारत जहां एक तरफ शक्तिशाली राजा थे, अपने साम्राज्य फैला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कुछ शुरुआती गणराज्य भी थे, फल फूल रहे थे। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि अलग-अलग शासन प्रणालियों की, उभरते शहरों की और बदलती अर्थव्यवस्था की भी कहानी है। तो चलिए, इन प्राचीन राज्यों के ताने बाने को समझने की इस यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं इस 16 महाजनपद वाली बात से। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के समय से ठीक पहले भारत में इन 16 बड़े राज्यों का जिक्र है। काशी, कोसल, मगध, वज्जी जैसे नाम इसमें शामिल हैं। क्या ये लिस्ट बिल्कुल पत्थर की लकीर थी? दिलचस्प सवाल है। नहीं, देखिए, ये कोई आधिकारिक जनगणना तो थी नहीं। ये उस समय के जो बौद्ध लेखक थे, उनका नजरिया था कि कौन से राज्य महत्वपूर्ण थे। और जैसा आपने कहा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची है, लेकिन उसमें कुछ नाम थोड़े अलग हैं। इससे ये पता चलता है कि राजनीतिक सीमाएं और प्रभाव शायद बदलते रहते थे, है ना? और अलग-अलग समुदायों के लिए शायद अलग-अलग इलाके महत्वपूर्ण हो सकते थे। लेकिन दोनों सूचियों में काफी समानताएं भी हैं, जिससे हमें उस दौर के जो मुख्य राजनीतिक केंद्र थे, उनका एक अंदाजा लगता है। अच्छा, और इन 16 में से 4 नाम बार बार सुनाई देते हैं, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। इन्हें उस वक्त का सुपर पावर कह सकते हैं क्या? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये चारों राज्य उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे और अक्सर आपस में वर्चस्व के लिए इनमें संघर्ष भी चलता रहता था। इनकी भौगोलिक स्थिति, इनके संसाधन और जाहिर है इनके महत्वाकांक्षी शासकों ने इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बना दिया था। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कई महाजनपद करीब 8 आज के उत्तर प्रदेश के इलाके में थे। काशी, कोसल, कुरु, पांचाल, ये सब नाम वहीं से जुड़े हैं। तो ये इलाका तब भी सत्ता का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। बिल्कुल। गंगा घाटी का उपजाऊ मैदान, व्यापार के रास्ते और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत अहम भूमिका दी। चलिए, अब इन महाशक्तिशाली राज्यों में से एक मगध पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। आज का पटना, गया, नालंदा वाला क्षेत्र। पुराण कहते हैं कि यहाँ बृहद्रथ वंश का राज था, जिसके राजा जरासंध का नाम तो महाभारत में भी आता है। पुराणों में ये जिक्र जरूर है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ, जो हमारे आज के मुख्य स्रोत हैं, वो हर्यक वंश के बिंबिसार को मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक मानते हैं। बिंबिसार काफी, कह सकते हैं, दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने वैवाहिक संबंधों और कूटनीति से मगध की शक्ति बहुत बढ़ाई। एक दिलचस्प वाकया है उनके और अवंती के राजा प्रद्योत के बीच का। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। जब राजा प्रद्योत बीमार पड़े थे, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था इलाज के लिए। बिल्कुल। प्रद्योत को पांडु रोग यानी पीलिया हो गया था, जो उस समय एक गंभीर बीमारी मानी जाती थी। बिंबिसार का अपने एक तरह से प्रतिद्वंदी राजा के लिए अपने सबसे काबिल वैद्य को भेजना, ये उस दौर के जटिल राजनीतिक रिश्तों और कूटनीतिक समझ का बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, हो सकता है ये शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक तरीका भी रहा हो। और आपको पता है, बाद में यही राजा प्रद्योत बौद्ध भिक्षु महाकच्छायन के प्रभाव में आकर बौद्ध भी बन गए थे। अच्छा, यानी स्वास्थ्य, कूटनीति और धर्म, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। अब कौशल की बात करें, यानी आज का अवध क्षेत्र। अयोध्या इसकी पुरानी राजधानी थी। बुद्ध के समय में ये 2 हिस्सों में बट गया था, श्रावस्ती और साकेत। कौशल की कहानी भी काफी उतार चढ़ाव भरी है। जैसे कभी काशी ज्यादा ताकतवर था और उसने कौशल को हराया, तो कभी कौशल के राजा कंस ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। राजा प्रसेनजित के समय में
कौशल अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने न सिर्फ काशी पर कब्जा बनाए रखा, बल्कि आसपास के कई छोटे गणराज्यों जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, जो बुद्ध का कुल था, हाँ। पावा और कुशिनारा के मल्ल, इन सबको अपने अधीन कर लिया था। तो ये दिखाता है कि बड़े राजतंत्र जो थे वो छोटे गणराज्यों को अपने में मिला रहे थे। क्या ये उस समय का एक चलन था? हाँ, ये प्रवृत्ति दिखती है। बिल्कुल, राजतंत्र लगातार अपना विस्तार कर रहे थे और अक्सर छोटे या कह लें कमजोर गणराज्य या तो उनके अधीन हो जाते थे या फिर संघर्ष में खत्म हो जाते थे। संयुक्त निकाय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें प्रसेनजित को 5 राजाओं के गुट का नेता बताया गया है, जो दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना बढ़ गया था। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक तरह के राजाओं के राजा जैसे बन गए थे। लेकिन सभी गणराज्य कमजोर नहीं थे, है ना? वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वो एक बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि वैशाली के लिच्छवियों ने दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वज्जी संघ, जिसमें लिच्छवियों समेत 8 कुल शामिल थे, वो बुद्ध के समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य माना जाता था और उनकी शासन प्रणाली भी काफी विकसित थी। सुमंगल विलासिनी नाम की एक बौद्ध टीका है, उसमें जिक्र है कि वज्जी संघ में न्याय के लिए 8 अलग-अलग स्तर के न्यायालय थे। 8 न्यायालय? जी हाँ, 8। किसी भी मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे इन 8 पड़ावों से गुजरना पड़ता था। ये तो आज के सिस्टम जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत, कि उस जमाने के हिसाब से तो अविश्वसनीय रूप से उन्नत न्याय व्यवस्था लगती है। ये दिखाता है कि गणराज्यों में भी शासन व्यवस्था कितनी परिष्कृत हो सकती थी। बिल्कुल, ये सिर्फ भीड़ का शासन नहीं था, ये नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित एक व्यवस्थित प्रणाली थी। सुत्तनिपात जैसे ग्रंथ में तो वैशाली को मगधमपुरम यानी मगध जितना ही महत्वपूर्ण नगर कहा गया है, जो इसकी अहमियत बताता है। अब चलते हैं वत्स महाजनपद की तरफ। ये आज के प्रयागराज और कौशाम्बी के इलाके में था। यहाँ के राजा उदयन का नाम काफी मशहूर है। हाँ, उदयन पौरव वंश के थे। एक कथा है कि जब हस्तिनापुर गंगा में बह गया तो इसी वंश के राजा निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, लेकिन उदयन ज्यादातर अपनी प्रेम कहानी के लिए जाने जाते हैं। उदयन और वासवदत्ता की कहानी, जो अवंती की राजकुमारी थी। वही उनकी प्रेम कहानी, जिसमें उदयन का वीणा वादन, वासवदत्ता का उज्जैन से भाग निकलना, ये सब शामिल है, बहुत लोकप्रिय हुई। महाकवि भास ने इसी पर अपना प्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासवदत्तम लिखा। ये कहानियां हमें उस दौर के शासक वर्ग के जीवन, उनकी कला, संस्कृति और राज्यों के बीच के जो आपसी रिश्ते थे, उनकी भी एक झलक देती हैं। ये सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं, सांस्कृतिक इतिहास भी है। और अवंती, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, वो आज का मालवा क्षेत्र था। राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती। यहाँ के राजा प्रद्योत थे, बिंबिसार के मित्र और उदयन के ससुर भी। हाँ, अवंती भी उन 4 महाशक्तियों में से एक था। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये उत्तर भारत को पश्चिमी तट और दक्कन से जोड़ने वाले रास्ते पर था। अब जरा पश्चिमोत्तर की तरफ देखें। गांधार और कंबोज। गांधार मतलब आज का पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान। राजधानी तक्षशिला। कंबोज थोड़ा और उत्तर में। तक्षशिला तो खैर विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था ही, दूर दूर से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। गांधार कला शैली भी यहीं विकसित हुई। और कंबोज अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर था। ये घोड़े शायद सेना और व्यापार दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कंबोज के लोगों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया है, वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बड़ा रोचक शब्द है। देखिए, वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन, व्यापार वगैरह, और शस्त्रोपजीवी मतलब शस्त्रों या युद्ध से जीविका चलाने वाले। संघ मतलब एक तरह का गणराज्य या समूह। तो कौटिल्य शायद ये कह रहे हैं कि कंबोज के लोग खेती-बाड़ी और व्यापार भी करते थे और जरूरत पड़ने पर लड़ते भी थे, योद्धा भी थे। ये दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था मिली-जुली थी और शायद वो एक लड़ाकू समुदाय थे जो अपने आप को गणराज्य के रूप में संगठित रखते थे। और एक अनोखा राज्य था अश्मक, जो गोदावरी नदी के किनारे था। इसकी क्या खासियत थी? अश्मक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये 16 महाजनपदों में अकेला ऐसा राज्य था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में, यानी जिसे हम आज दक्षिण भारत कहते हैं, वहां स्थित था। इसकी राजधानी पोटन या पोटली बताई जाती है। ये दिखाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक राजनीतिक गतिविधियां सिर्फ गंगा घाटी तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि दक्षिण तक फैल चुकी थी। तो हमने देखा कि उस दौर में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह की व्यवस्थाएं थी, मतलब काफी विविधता थी।
एक तरफ मगध और कौशल जैसे विस्तारवादी राज्य थे, तो दूसरी तरफ वैशाली जैसा शक्तिशाली गणराज्य और कंबोज जैसे वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ भी थे। शासन व्यवस्था कितनी अलग अलग थी। हाँ, और ये व्यवस्थाएं कोई स्थिर भी नहीं थी कि हमेशा वैसे ही रहेंगी। जैसे पंचाल महाजनपद है, जो आज के रुहेलखंड इलाके में था, वो पहले राजतंत्र था, लेकिन बाद में कौटिल्य के समय तक आते आते वो एक गणराज्य बन गया। ये बदलाव दिखाता है कि राजनीतिक प्रयोग चल रहे थे और सत्ता का स्वरूप बदल सकता था। ये उस दौर की गतिशीलता का प्रमाण है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अर्थव्यवस्था कैसी थी? क्या व्यापार वगैरह होता था? आपने सिक्कों का कोई जिक्र सुना है? बिल्कुल, अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही थी। इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण सिक्के हैं आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। ये भारत के सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। आहत सिक्के? आहत मतलब चोट किए हुए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये चांदी के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर, मतलब चोट करके बनाए जाते थे। इन पर पेड़, मछली, हाथी, बैल, सूरज, चांद जैसे कई तरह के निशान मिलते हैं। ये निशान शायद अलग-अलग शासकों, राजवंशों या फिर जो व्यापारिक श्रेणियां होती थी, गिल्ड्स, उनके प्रतीक रहे होंगे। इनका कोई एकदम निश्चित आकार या वजन नहीं होता था, लेकिन चांदी की शुद्धता जरूर मायने रखती थी। और ये कब से कब तक चले? इनका मिलना क्या बताता है? इनका चलन लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ माना जाता है और ये मौर्य काल तक इस्तेमाल होते रहे। इन सिक्कों का मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम के साथ साथ मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था भी विकसित हो रही थी। इससे व्यापार करना आसान हुआ होगा, खासकर लंबी दूरी का व्यापार। और इसी दौर में हमें चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस जैसे बड़े शहरों यानी महानगरों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये सिक्के और शहर दोनों उस युग में बढ़ते व्यापार और शहरीकरण की ओर इशारा करते हैं। तो अगर हम उस समय के भारत का एक नक्शा दिमाग में बनाएं, तो गंगा घाटी में मगध, काशी, कौशल, वज्जी जैसे बड़े राज्य हैं। पश्चिम में अवंती है, उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज, और सुदूर दक्षिण में अश्मक। और इन राज्यों में कहीं राजतंत्र है, कहीं गणतंत्र। बिल्कुल, ये एक जटिल और कह सकते हैं जीवंत राजनीतिक परिदृश्य था, जहां एक और मगध जैसा राज्य धीरे धीरे बाकी सबको पीछे छोड़कर एक साम्राज्य बनने की राह पर था। वहीं दूसरी ओर वैशाली जैसे गणराज्य अपनी अलग पहचान और शासन व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत सिर्फ राजनीतिक टकराव का ही दौर नहीं था, बल्कि ये नई शासन प्रणालियों के प्रयोग का, विकसित होती अर्थव्यवस्था का और उभरते शहरी केंद्रों का भी समय था। एकदम सही कहा आपने। ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल ढांचा खड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले इस दौर ने हमें शासन के अलग अलग मॉडल दिखाए, शक्तिशाली राजा भी और संगठित गणराज्य भी। वजी संघ की न्याय प्रणाली हो या आहत सिक्कों का चलन, ये सब उस समय की परिपक्वता और जटिलता को दर्शाते हैं। ये प्राचीन भारत की विविधता और उसकी अंदरूनी ताकत का प्रतीक है, कह सकते हैं। यहाँ एक सवाल मन में आता है। हमने देखा कि उस दौर में राजतंत्र और गणतंत्र, दो बिल्कुल अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं एक ही समय में ना सिर्फ मौजूद थी, बल्कि फल फूल भी रही थी, कम से कम कुछ समय के लिए। हाँ, ये सह अस्तित्व काफी दिलचस्प है। तो आज के दुनिया के लिहाज से, जहां हम अक्सर लोकतंत्र बनाम दूसरी शासन प्रणालियों की बहस सुनते हैं, क्या उस प्राचीन अनुभव से कोई सीख ली जा सकती है? क्या अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं या मॉडल शांति से एक साथ रह सकते हैं और विकसित हो सकते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इतिहास हमें दिखाता है कि अलग-अलग प्रणालियां एक दूसरे के साथ मौजूद रह सकती हैं, हाँ, लेकिन उनके बीच तनाव, संघर्ष और अंततः एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति भी रहती है। ये भी सच है। शायद सबक यह है कि विविधता संभव है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और एक संतुलन की जरूरत होती है। ये सवाल हमें उस दौर को सिर्फ तथ्यों के संग्रह के रूप में नहीं, बल्कि मानव समाज और शासन के एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।